नमस्कार। आज हम एक काफी चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट ग्रीन की सत्ता के 48 नियम। हमें इसकी एक समीक्षा मिली है तो सोचा इसी बहाने इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। हाँ बिल्कुल, ये किताब हमेशा चर्चा में रहती है। सत्ता, शक्ति कैसे हासिल करें, कैसे समझें। हाँ, और ये 48 नियम बताती है। दिलचस्प बात यह है कि ये नियम हवा में नहीं है। ये मैकियावेली, सुन त्zu और इतिहास के कई बड़े नामों के अनुभवों पर आधारित है ना? सही कहा। और सिर्फ नाम नहीं है, हर नियम के पीछे कहानियां हैं, असली किस्से, शासक, सेनापति, दरबारी, धोखेबाज भी। अच्छा। हाँ, प्राचीन चीन से लेकर आप समझ लीजिए 20वीं सदी के अमेरिका तक के उदाहरण है इसमें। और ये दिखाते हैं कि सत्ता का खेल वो शायद ज्यादा बदला नहीं है समय के साथ। ये तो काफी दिलचस्प बात है। और यही किस्से शायद इसे पढ़ने में मजेदार बनाते हैं। सिर्फ ज्ञान नहीं, मनोरंजन भी। बिल्कुल। लेकिन एक चीज है, रॉबर्ट ग्रीन का जो अंदाज है लिखने का, वो काफी सीधा है, बेबाक। कुछ नियम तो सच में चौंका देते हैं। हाँ, जैसे वो नियम है अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दे, नियम 15 शायद। हाँ, या वो वाला अपने इरादे छुपाएं। ये ऐसी बातें हैं जो सीधी चोट करती हैं, कोई लाग लपेट नहीं। बिल्कुल। और शायद इसलिए ये किताब इतनी विवादास्पद भी है और उतनी ही पॉपुलर भी। इसका एक पहलू ये है कि ये रणनीतिक सोच को क्या कहते हैं, बढ़ावा देती है। अच्छा, किस तरह से? जो लोग ये समझना चाहते हैं कि असल दुनिया में पावर कैसे काम करती है, चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो या असली राजनीति या फिर यहाँ तक कि निजी रिश्तों में भी, उनके लिए ये किताब एक तरह से गाइड जैसी है। ये आपको सिखाती है कि कैसे आप स्थितियों को पढ़ें, लोगों को समझें और फिर अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करें, अगर नैतिक रूप से करें तो। हाँ, यहीं पर वो मुश्किल सवाल आता है, नैतिकता का। जैसा कि समीक्षा में भी कहा गया है कि क्या ये किताब सिर्फ रणनीति सिखा रही है या फिर हेरफेर और धोखेबाजी को सही ठहरा रही है। देखिए, यही इसकी सबसे बड़ी कह सकते हैं जटिलता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये नियम अनैतिक हैं, क्रूरता को भी सामान्य दिखाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है पढ़कर। लेकिन दूसरी तरफ एक तर्क ये भी है कि इन नियमों को जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप खुद को बचा सकें उन लोगों से जो शायद इन तकनीकों का इस्तेमाल आप पर कर रहे हों। अच्छा, तो इसे खुद इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से ढाल की तरह दूसरों की चालों को समझने के लिए। हाँ, कह सकते हैं। कुछ लोग इसे इसी नजरिए से पढ़ते हैं कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए है, सत्ता के खेल में। ठीक है। अच्छा, समीक्षा में एक और आलोचना का जिक्र था किताब की बनावट को लेकर, कि हर नियम का पैटर्न एक जैसा है। नियम बताओ, फिर कहानी सुनाओ, फिर समझाओ, फिर उसका उल्टा बताओ। हाँ, वो दोहराव वाली बात। हाँ, तो क्या ये उबाऊ नहीं हो जाता? किताब काफी मोटी भी है, 500 पन्ने से ज्यादा। हाँ, ये आलोचना बिल्कुल जायज है। समझने में तो आसान है ये स्ट्रक्चर, पर इतनी लंबी किताब में ये थकाऊ लग सकता है जरूर। पर शायद लेखक का मकसद यही था कि हर नियम पाठक के दिमाग में एकदम बैठ जाए पूरी तरह से। और एक बात और ध्यान रखने वाली है। क्या? कि ये किताब किस बारे में नहीं है। इसमें आपको दया, सहानुभूति, सहयोग ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। हाँ, ये तो साफ है। इसका पूरा फोकस रणनीति, नियंत्रण और इंसानी मनोविज्ञान के ठंडे विश्लेषण पर है। तो इसे पढ़ते वक्त एक आलोचनात्मक नजर रखना बहुत जरूरी है। ये कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है अच्छे इंसान बनने के लिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर समीक्षा का जो निचोड़ है वो यही लगता है कि सत्ता के 48 नियम एक असरदार किताब है। सत्ता की डायनामिक्स को समझने के लिए काफी कुछ है इसमें। हाँ, ज्ञानवर्धक तो है, लेकिन नैतिक तौर पर बहुत उलझी हुई है और शायद सबके लिए नहीं है। समीक्षा में इसे 5 में से 4 स्टार दिए गए हैं। कहा गया है कि शक्तिशाली है, व्यावहारिक है, पर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। हाँ, ये लाइन काफी कुछ कहती है। और अंत में समीक्षा एक सवाल छोड़ती है सोचने के लिए। अच्छा, क्या सवाल? सवाल ये कि ये किताब असल में आपको क्या बनाती है, सत्ता के खेल का खिलाड़ी या सिर्फ उन खिलाड़ियों से खुद को बचाने वाला? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर पढ़ने वाले को खुद ही खोजना पड़ता है किताब पढ़ने के बाद।